चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बट थोड़ा सा कल का रिवाइज करें तो कल हमने क्या पढ़ा था। कल बेसिकली हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ी थी, है ना। और हमने देखा था कि प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट घूमता है या सन के चारों ओर कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो हमने सारी ऑर्बिट सर्कुलर हमने अज्यूम की थी कि सारी ऑर्बिट सर्कुलर होती हैं। और ऐसा मान के हमने उसकी टोटल एनर्जी फ्रॉम वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट सैटेलाइट फ्रॉम R1 से R2, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नियर सरफेस सैटेलाइट, ये सब बातें हमने पढ़ी थी, है ना। इस तरीके से देखो, ये रिलेशन भी हमने निकाला, T² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R3। ये सब हमने कल पढ़ा था सैटेलाइट मोशन में। तो ये सब आप रिवाइज करके आए हो। तो हम ये क्वेश्चंस भी कर रहे थे कुछ, तो एक क्वेश्चन ये बचा हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए, तो कर लें इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम आज कैपलर्स लॉ पे। तो एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस पर एक वेलोसिटी दी गई एन वी, है ना। एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से वेलोसिटी दी गई एन वी, एन इज ग्रेटर देन 1 है, और ई का मतलब यहाँ एस्केप वेलोसिटी है। मतलब एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से एन वी वेलोसिटी दी गई, देन फाइंड इट्स रेसिडुअल स्पीड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम अर्थ्स फील्ड। तो जैसे वीई का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी। मतलब ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को हम वी से फेंके तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमने ये वी जब प्रूव करते हैं तो अनंत पे मानते हैं पार्टिकल को, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो लिखते हैं, कि जस्ट पहुंच जाए, जस्ट इस फील्ड से बाहर निकल जाए, उसके लिए हमें वी चाहिए। पर अगर मैं वेलोसिटी वीई से यानी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे रहा हूँ, एन वी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब जब वो पार्टिकल अर्थ के फील्ड से बाहर निकलेगा तब भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है कि जब वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकला तो उसका रेसिडुअल वेलोसिटी, मतलब बची कुची वेलोसिटी कितनी है। तो कैसे करेंगे, वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ एम बी स्क्वायर, मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल एम ले लेते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, वीई का स्क्वायर। वीई का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, सरफेस, अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी, जो कि होती है √2 GME/RE। ओके। पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ है, अर्थ सरफेस पर है, ये सरफेस है ना। स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ है, अर्थ की सरफेस पर है, अर्थ की सरफेस पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -GMM/R। यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब अर्थ का मास है और आर का मतलब अर्थ की रेडियस है, इज इक्वल टू के फाइनल। के फाइनल का मतलब है कि जब वो अनंत पे पहुंच जाएगा तो वहां पे उसकी कुछ ना कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी बचेगी। तो वही मैं लिख रहा हूँ हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, ये है वी हमको फाइंड करना है। पर ये इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ड्यू टू, क्योंकि भैया इन्फिनिटी पहुंच गया, अर्थ के फील्ड से ही बाहर निकल गया। बस आपसे आपको इसमें क्या फाइंड करना है, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो स्मॉल एम तो सभी से जा ही रहा है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, यहां से v की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ। तो देखो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, ये टू इधर जाके इसको मल्टीप्लाई, टू से टू कट जाएगा, इधर आ जाएगा एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, इस और ये टू का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर ये निकल के आ गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होती है, √2 GM/R। तो मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ वीई का स्क्वायर, राइट। तो वही लिखने वाला हूँ, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया
एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट भी लगा देंगे हाथ के हाथ, तो आंसर आ गया वी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सिंपल ही क्वेश्चन है। v की वैल्यू ये रही। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या पूछा था वो समझ में आया? मतलब इतनी वेलोसिटी होगी, जैसे अर्थ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये अनंत पे पहुंच गया, तो अनंत में पहुंचने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी v होगी वो इतनी होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कैप्लर्स लॉ। तो कैप्लर्स लॉ बेसिकली 3 लॉ दिए थे कैप्लर ने, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इन्होंने बताया था कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन्होंने बताया था कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट है, जैसे अर्थ है, मार्स है, ये सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं, हैविंग द सन। अच्छा, इलिप्स पढ़ा है आपने मैथ्स में? तो इलिप्स में आपने देखा होगा कि 2 फोकस होते हैं। इलिप्टिकल शेप कुछ इस तरीके की होती है, सर्कल नहीं होता है, ये इस तरह की शेप होती है। तो ये अर्थ की शेप की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो अर्थ है, जो सन, ये देखो सन है यहाँ पे, ये सन के चारों ओर जो रोटेट कर रही है अर्थ, वो किस शेप में कर रही है? एलिप्टिकल शेप में कर रही है। ठीक है, हैविंग द सन एट द वन ऑफ द फोकस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये जो एलिप्टिकल शेप है, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पर, किसी भी एक फोकस पर सन है। तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट मोशन करता है सन के चारों ओर। वैसे ही सैटेलाइट भी मूव करती है प्लैनेट के चारों ओर, वो भी इलिप्टिकल पाथ होता है, सेम पाथ होता है। ठीक है, इस तरीके से एलिप्स। ठीक है, तो मैथ्स में आप पढ़ोगे अभी दीर्घवृत्त, है ना, इलिप्स। तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है, इसको बोलते हैं ऐसा, इलिप्स। तो इसमें ऐसे फोकस होते हैं, परवलय में भी तो होता है, पैराबोला में भी तो होता है फोकस, है ना। अच्छा, जैसे सर्किल की एक जनरल इक्वेशन होती है, पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है, वैसे ही इसकी भी एक जनरल इक्वेशन होती है। ओके, तो ये ऐसे एलिप्स होता है, तो मतलब ये इलिप्टिकल पाथ होता है, ये होता है इलिप्टिकल पाथ। अब एलिप्स के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ कि, तो पहले एलिप्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, तो आपने पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये अपना ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, इनको अपन डॉटेट कर देते हैं लाइन को। हाँ भाई, ठीक है। अब इसमें 2 एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? जो जिधर ज्यादा बड़ी है, देखो इधर से ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, एक्स पे ज्यादा कट लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन माइनर एक्सिस। तो 2 एक्सिस होती हैं इसमें, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, और 2 इसमें इस फोकस होते हैं, F1 एंड F2। तो फोकस मान लो यहाँ है, तो ये हो गया फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। ठीक है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस क्या होती है देखो, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोने से लेके इस कोने तक की डिस्टेंस, ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ये वाली। और इसकी लेंथ होती है 2a, 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आधी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी a, मतलब इतनी कितनी, ये वाली बात। ये a है और ये a है, तो टोटल कितनी हो गई? 2a। ये तो हो गई मेजर एक्सिस। और इधर y पे जो है मिल रहा है आपको, ये वाली लेंथ, ये हो गई, इसको बोलेंगे 2b, ये हो गई माइनर एक्सिस, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये है माइनर एक्सिस। माइनर जो छोटी दिखाई दे, जो छोटी है वो माइनर, इस तरीके से। ठीक, ये वाई एक्सिस और ए एक्सिस। अच्छा, इसमें एक टर्म डिफाइन होती है ई, ई होती है इसेंट्रिसिटी। ठीक, अच्छा, इसमें इसकी जनरल इक्वेशन मैं बताता हूँ आपको। जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो x के नीचे a लिखा है,
और ए का मतलब है ये, और वाई के नीचे बी लिखा है, बी का मतलब है ये ए है, ये बी है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है। ठीक। अच्छा, इसमें अगर ए और बी बराबर हो जाते, सोचो ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर ए, मतलब ए और बी को ए ही रख दो, तो किसकी इक्वेशन बन जाएगी ये? यहाँ पे बी की जगह आप ए स्क्वायर रख दोगे, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एक सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसकी रेडियस ए है, राइट। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए तो ये एलिप्स है। तो एलिप्स की जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए और बी का मतलब आपको समझ में आया, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये आधी डिस्टेंस है a और ये आधी डिस्टेंस है b। ठीक। अब इसमें एक टर्म डिफाइन होता है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये भी एक इक्वेशन है जो आप अभी डायरेक्ट याद रख लो, आपको सर इसका डेरिवेशन कराएंगे। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ई होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ने मिलेगा, हमें तो बस ये नाम से मतलब है अभी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ, जैसे ये टोटल लेंथ तो ए हो गई, ये वाली टोटल लेंथ भी ए हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ए, टोटल लेंथ ए। पर ये जो सेंटर है, सेंटर मतलब ये जो ओ है, यहाँ से F2 की दूरी और यहाँ से F1 की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस होती है ए ई, और ये वाली डिस्टेंस भी होती है ए ई। टोटल डिस्टेंस कितनी समझ में आई ना? टोटल डिस्टेंस है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक टोटल मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। और इस सेंटर से फोकल लेंथ की दूरी कितनी होती है? ए ई। ए ई क्या है यहाँ पे? इसेंट्रिसिटी, और ए क्या है यहाँ पे? ये वाली डिस्टेंस। अरे समझ में आ रहा है आपको? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है? बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अब देखो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये तो इलिप्स के बारे में मैं जानकारी दे रहा था, लेकिन सन कहाँ पे होगा? सन दोनों फोकस में से एक जगह पे होगा। तो मान लेते हैं सन यहाँ पे है। अब सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो ये सन है, दिख रहा है सन आपको? ये सन है, तो सन यहाँ पे है। ठीक है, और जो प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल पाथ पर इस तरीके से घूमेगा। अब सन तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन प्लैनेट इस तरीके से घूमेगा, यहाँ ऐसे 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 घूमेगा। तो यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट है जब जो प्लैनेट है सन से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तो सन से जब प्लैनेट मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तो ये वाली डिस्टेंस पे जब होगा उसको, वो तो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और सन से जब प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। तो ए कौन सा पॉइंट है? जब प्लैनेट सन के करीब है, सबसे करीब है, इस पूरे पाथ में सबसे करीब है ना। और ये पॉइंट कौन सा है? जब वो सन से सबसे दूर है। ठीक, तो इन पॉइंट के नाम होते हैं, कुछ स्पेशल नाम होता है, तो ये रिवीजन तो हम यहाँ रख देते हैं इसका, ये आप डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स वाले अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए तो वापिस आया था हमारे डायग्राम पर। तो देखो ये जो पॉइंट है, जब प्लैनेट सन के सबसे पास होगा तो उसको बोलते हैं हम पेरिजी, और जब प्लैनेट सबसे दूर होगा यानी कि बी पॉइंट, इसको बोलते हैं एपोजी। तो दो पॉइंट होते हैं, पेरिजी एंड एपोजी। तो पेरिजी का मतलब है वो पॉइंट जब सन प्लैनेट के सबसे पास है, या उल्टा बोल दिया, प्लैनेट सन के सबसे पास है, क्योंकि सन तो स्टेशनरी है ना। तो प्लैनेट सन के सबसे पास है, वो पॉइंट कहलाता है पेरिजी। और जब प्लैनेट सबसे दूर होता है सन के, वो पॉइंट कहलाता है एपोजी। बात समझ में आई आपको? तो याद रखने का तरीका ऐसे हो सकती है, देखो पेरिजी है, पी से स्टार्ट हो रहा है, पी मतलब पास। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरिजी कौन सा, एपोजी कौन सा है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो, पी का मतलब पास, पी का मतलब पेरोजी, पेरिजी। ओके,
अरे बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ से आर मैक्सिमम और आर मिनिमम मैं निकाल लेता हूँ। तो सन से जो ए की दूरी है, सन से जो पॉइंट ए की दूरी है दैट इज R1, और सन से जो बी की दूरी है दैट इज R2। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है, ओके, ये लिख रहा। तो सन से जो बी की दूरी है दैट इज R2, आर मैक्सिमम, और सन से ए की दूरी है दैट इज R1, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आर मैक्सिमम। तो बताइए आर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? तो देखो, आर मैक्सिमम का मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बीच में होता है सेंटर, मतलब वो जो ओरिजिन था, यहां से F2 की दूरी कितनी हो जाएगी ये हमें पता है। यहां से F2 की दूरी ये कितनी होती है? AE होती है, हम जानते हैं, है ना, AE होती है। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? A, ये ओरिजिन है ना, O, ओके। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? A। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम कितना हो गया? AE प्लस A। तो आर मैक्सिमम कितना हो गया? AE प्लस A कॉमन निकाल दिया, तो A 1 प्लस E, राइट। समझ में आ गई बात आपको? ये समझ में आया कैसे किया मैंने? भाई ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस AE होती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई? AE प्लस A। अच्छा, आर मिनिमम निकाल दो अब। आर मिनिमम कितनी हो जाएगी? तो आर मिनिमम बेसिकली कितनी डिस्टेंस निकालनी है हमको? ये वाली डिस्टेंस पूछिए, मतलब आर मिनिमम का मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो देखो, ये ओरिजिन है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? A। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये A। और उसमें से ये AE को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आर मिनिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूं A माइनस AE, तो कितना आ गया? A कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस E। तो ये आर मैक्सिमम आर मिनिमम मिल गया हमें। अरे आई बात समझ में? तो ये बताया था केपलर जी ने कि जो प्लैनेट है वो इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, और जो सन है उससे सबसे पास वाला डिस्टेंस पेरिजी होगा, सबसे दूर वाला डिस्टेंस एपोजी होगा। और सन से जो प्लैनेट की सबसे कम डिस्टेंस होगी वो होगी A × 1 + E, जो सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे बड़ी डिस्टेंस जो होगी होगी A × 1 + E, जो कि ये होगी एपोजी, इसको हम एपोजी बोलेंगे। और आर मिनिमम होगी A × 1 - E, इस पॉइंट को हम पेरिजी बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब इसी में कुछ चीज देखते हैं। अब जैसे पार्टिकल यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, जो पार्टिकल, पार्टिकल मतलब प्लैनेट, पार्टिकल पार्ट, सॉरी, जो प्लैनेट है वो इस इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट हो रहा है इस तरीके से। तो क्या हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी? देखो, सन अपनी जगह पे रुका हुआ है, प्लैनेट है वो यहाँ से इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी? तो कल हमने जब ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी थी उसमें तो हमने सेम मानी थी, क्योंकि वहां पे हमने सर्कुलर पाथ लिया था और वहां पे सन से और प्लैनेट की डिस्टेंस कांस्टेंट थी, राइट। लेकिन यहाँ पे सन और प्लैनेट की डिस्टेंस चेंज हो रही है। अब उसको सन प्लैनेट बोल सकते हो या अर्थ सैटेलाइट बोल सकते हो, एक ही बात है। सन की जगह पे आप अर्थ लगा दो और इधर की जगह पे आप सैटेलाइट लगा दो, ठीक, ओके। सो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एज फोर्स ऑन द प्लैनेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। मतलब जो प्लैनेट पर फोर्स लग रहा है वो केवल किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन का। वो भी कहां से पास हो रहा है? सन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा सन के अबाउट। कैसे? सपोज ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे ये सन है ना, एक फोकस पर ये सन है और प्लैनेट घूम रहा है चारों तरफ। तो मान लो प्लैनेट एक बार यहाँ है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी टेंजेंशियल, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी। वेलोसिटी में v1 v2 बोल लेता हूँ, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस हम जानते हैं, ये डिस्टेंस हम r मिनिमम हो जाएगी, ये डिस्टेंस r मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन प्लैनेट किसी भी पॉइंट पर है, सपोज दिस पॉइंट पर है प्लैनेट, एक जनरल पॉइंट मान लिया कि ये रहा प्लैनेट, है ना। इस प्लैनेट का जो भी मास है। तो
यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे लग रहे होंगे, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे होते हैं ना, एक दूसरे में से पास होते हैं इस तरीके से हर समय, चाहे प्लेनेट किसी भी पॉइंट पर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से ही होगा। मतलब सन इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये सन को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, राइट। मतलब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूं कि मैं क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सन के अबाउट, तो मैं क्या लिखूंगा, सन के अबाउट टॉर्क देखूंगा, टॉर्क अबाउट सन। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट सन देखता हूं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बिकॉज ये जो फोर्स लग रहे हैं ये तो सन में से ही पास होंगे। जब फोर्स सन में से ही पास होंगे तो आर 0 हो जाएगा, तो मतलब टॉर्क 0 आएगा। मतलब ये बात सही है ना कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन कंजर्व रहेगा। बोलो, मतलब जो प्लैनेट का मास है m, तो प्लैनेट का मास मान लो m, तो प्लैनेट का मास m, उसकी वेलोसिटी एंड r, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ m का मतलब है प्लैनेट का मास m, v का मतलब है इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे इस तरीके से होगी, और r का मतलब है सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हर वक्त कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इन तीनों को कांस्टेंट रहना है, समझ रहे हो आप बात, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्लेनेट का मास थोड़ा कम ज्यादा होगा। इसका मतलब v इंटू आर को हमेशा कांस्टेंट रहना है, और r तो साफ साफ दिख रहा है चेंज हो रही है। भाई यहाँ पे जब प्लेनेट है तो आर कम है, धीरे धीरे आर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जब प्लेनेट पहुंचा तो आर मैक्सिमम हो गई, फिर प्लेनेट जैसे आगे बढ़ा तो आर कम होती जा रही है, मतलब आर चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई क्या, मतलब देखो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v इंटू आर शुड बी कांस्टेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी सन और उसके बीच में, वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे डिस्टेंस कम होगी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब बताओ कि ये जो पॉइंट है पेरिजी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि डिस्टेंस जो है मिनिमम है, और ये जो एपोजी है, एपीजी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी क्योंकि वहां डिस्टेंस मैक्सिमम है। सही बात है, समझ गए। अच्छा, रेशो निकालते हैं, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम का रेशो निकालते हैं, देखते हैं निकाल पाते हैं क्या। वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम का रेशो बताओ कितना होगा, वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम का रेशो बताते हैं। तो इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, बोल रहे हैं पहले से भी, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए कितना होगा बताइए, m इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम बराबर m इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। m से m गया, हमें वेलोसिटी का रेशो निकालना है v मैक्स अपॉन v मिनिमम, ये कितना आ जाएगा, r मैक्स अपॉन r मिनिमम। r मैक्स कितना आया था, a इंटू वन प्लस ई, a इंटू वन माइनस ई, ये कितना आया, वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई। सही बात है, तो ये रेशो आ गया वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम का। ठीक है, तो मतलब क्या बात सीखे हम कि फॉर इलिप्टिकल पाथ, फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल नॉट बी कांस्टेंट, जो प्लैनेट की स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, बट हाँ मैकेनिकल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल बी कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए, अगर ए पर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, वो सेम ही आएगी। बिकॉज फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, जो कि कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है।
तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट ए, सॉरी टोटल एनर्जी एट ए बराबर होगी टोटल एनर्जी एट बी के। तो मतलब कोई सवाल वाला है तो आप ये चीज कर सकते हो। एक तो क्या लगा सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो एक इक्वेशन तो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल जाएगी और दूसरी इक्वेशन आपको टोटल एनर्जी से मिल जाएगी। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम, एम किसका है यहाँ पे, प्लैनेट का, क्योंकि प्लैनेट की एनर्जी लिख रहे हैं हम, वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द सन इनटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर ए लिख देता हूं मैं इसको, बराबर बी पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, हाफ एम बी ए का, सॉरी बी वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर बी, इस तरीके से एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, तो आप वो इसको वी मैक्सिमम, इसको आर मिनिमम, इसको वी मिनिमम आर मैक्सिमम लिख सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इन्हीं दो पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, एनी पॉइंट, मतलब आपको अगर क्वेश्चन मिले तो आप ये दोनों इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएंगी, राइट। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, कब, इलिप्टिकल पाथ के लिए। भाई सर्कुलर पाथ के लिए तो बड़ा ही आसान रहता है, सर्कुलर पाथ में तो रेडियस चेंज ही नहीं होती है, तो वेलोसिटी, सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी तो बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन हाँ स्पीड कांस्टेंट रहती है ना भाई। अगर ये पाथ एलिप्टिकल की जगह सर्कुलर होता तो हर पॉइंट पर स्पीड सेम रहती ना, तो वहां पे हम केवल, मतलब फिर तो क्वेश्चन में बहुत कम चीजें रह जाती हैं पूछने के लिए। टाइम पीरियड पूछ सकते हैं बस, जो हमने निकाल के देखा है कि बड़ा सिंपल पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड लगातार चेंज हो रही है और डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो कितनी, जैसे यहाँ पे रैंडम पूछ लिए तो वी निकालो, आपको ये दे रखा है पॉइंट ए और पॉइंट वी की वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपको पता है, इस पॉइंट वी की पॉइंट बी वेलोसिटी क्या होगी, ये पॉइंट जो पी मान लेते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये डिस्टेंस आर आपको गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट के लिए आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो पहले, और फिर क्या लगा सकते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में। सारी बातें हो गई फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, केपलर्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ ऑर्बिट। फिर आता है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ बेसिकली है लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे सन के चारों ओर एक कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो वो प्लैनेट जितना एरिया कवर करेगा एक टाइम में, वो फिक्स एरिया कवर करेगा उतने ही टाइम में, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। तो क्या लिखा है, अ लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आई ये बात आपको। सपोज दिस इज द सन, यहाँ पे सन है ना, सन, और यहाँ पे प्लैनेट है। सपोज यहाँ पे टाइम हो रहा है t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0। ठीक, अब 1 सेकेंड के लिए चला है, मान लो 1 सेकेंड में, अब अपन एक हाइपोथेटिकल टाइम ले रहे हैं, 1 सेकेंड नहीं, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल t ले रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच गया एक फिक्स टाइम इंटरवल t में। ठीक है, तो क्या बोले, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, तो सन और प्लैनेट को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो जाएगी। तो ये इस टी टाइम इंटरवल में कितना चली है ये लाइन, ये लाइन ऐसे चल के यहाँ पहुंच गई है, तो इस लाइन ने कितना एरिया कवर कर लिया है। बेसिकली जो इस लाइन ने एरिया कवर किया है वो ये वाला है ना। अरे समझ में आई आपको ये बात, टी टाइम में इस लाइन ने इतना एरिया कवर किया है, इसका जो भी एरिया होगा, सपोज दिस इज द एरिया ए। तो ये लॉ ये बोलता है कि मान लो अब ये प्लैनेट यहाँ है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, ठीक है, और ये t बराबर 0 है सपोज फिर से, और इस बार ये t बराबर t तक यहाँ पहुंच गया है, t टाइम में इतना चला है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है। इस बार इसने कितना एरिया कवर किया है, इस बार इसने ये वाला एरिया कवर किया है। तो ये लॉ कहता है
कि जितना एरिया यहाँ पे कवर हुआ है उतना ही एरिया यहाँ पे भी कवर होगा, ये सेम एरिया होंगे। ये बोलता है कि सेम एरिया सेम टाइम में कवर करती है ये लाइन। ठीक, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, बट अभी ये बात समझ में आई आपको कि क्या कह रहा है ये, कि टी टाइम में प्लेनेट यहाँ से यहाँ आ गया तो इतना एरिया कवर किया, और टी टाइम में प्लेनेट यहाँ से यहाँ चले गया तो इतना एरिया कवर किया, ये दोनों एरिया सेम होंगे। ये है सेकंड लॉ। सो ये एरिया बराबर होंगे। देखो ए से डिनोट इसलिए किया है क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे भी। और ये है कोई प्लेनेट यहाँ पे, अभी रैंडम मान लेते हैं प्लेनेट यहाँ पे है स्मॉल एम का, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही। ठीक है, सपोज एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, मतलब डीटी टाइम में, डीटी टाइम में कितना चला होगा, बहुत छोटा एंगल चला होगा, ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ये टाइम कितना लगा, डीटी टाइम लगा, बहुत छोटा सा टाइम है। तो ये एंगल लगभग कितना है, डी थीटा एंगल है ये, डी थीटा है ना, डी थीटा एंगल चला है ये। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो ये वाली डिस्टेंस है, सपोज ये आर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आर्क चला होगा, ये जो आर्क चला होगा, ये कितना चला होगा, आर इंटू डी थीटा। बहुत छोटा सा है ये, बहुत, डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो लगभग इसके लिए हम इसे सर्कुलर मान सकते हैं। बहुत छोटा सा एंगल है ना, बहुत छोटे एंगल के लिए मान सकते हैं भाई ये लगभग सर्कुलर ही होगा। तो इसका आर्क हमने बोल दिया, इसका आर्क हो जाएगा आर डी थीटा। इस तरीके से ये आर्क हो गया आर डी थीटा। अब क्या इतने से का एरिया हम निकाल सकते हैं, इतने पार्ट का एरिया जितना ये चला है डीटी टाइम में, जो डी थीटा एंगल चला है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला, जानते हो क्या, किसी सर्कल में अगर इस तरीके से थीटा एंगल में आपने कितना एरिया कवर किया है, ये अगर निकालना हो, इसकी रेडियस आर है, तो क्या आता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर थीटा। याद करो, रहता है फॉर्मूला, याद है आपको। अरे यार ये फॉर्मूला याद है कि नहीं बताओ। अरे ऐसे कर सकते हो यार, जैसे पूरा सर्कल है ना, हमें थीटा एंगल में कितना एरिया कवर हुआ है ये निकालना है, ये वाला एरिया कवर किया है ना, ये थीटा एंगल है। तो वो लगा सकते ना कि अगर पूरा एंगल कवर करते, पूरा एंगल कितना हो जाता है 2 पाई, तो 2 पाई एंगल में एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा एंगल में कितना एरिया आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। कितना आ गया ये, पाई से पाई क्या, हाफ इंटू आर थीटा। अरे आया एरिया, वही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 4 स्मॉल थीटा एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू आर डी थीटा। यहाँ पे एंगल डी थीटा है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, एरिया आ गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा डी ए अपॉन डी टी। यही तो हमें निकालना है, द रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया। डी अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया, डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, देखो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। आ गया ये। अब ऊपर नीचे अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, मास ऑफ द प्लैनेट, तो कितना बन गया बताओ, ऊपर बन गया m आर स्क्वायर ओमेगा और नीचे बन गया 2m। ध्यान से देखना,
तो ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना, m और r स्क्वायर को I लिख सकता हूँ, I इंटू ओमेगा अपॉन 2m, ये हो गया dA अपॉन dt। I अपॉन ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है ना, I ओमेगा बराबर एंगुलर मोमेंटम, तो I ओमेगा हो गया L अपॉन 2m। तो आप देखोगे कि L भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, और मास तो कांस्टेंट होता ही है, समझो। तो इसका मतलब dA अपॉन dt क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, हो गया प्रूव। साइड में लिखते हैं, तो dA अपॉन dt बराबर आ गया L अपॉन 2m। सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। तो इसका मतलब द रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया हो जाएगा कांस्टेंट। आया समझ? तो रेट कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, राइट, ऐसा। तो ऐसा प्रूव हो गया। तो मतलब ये हो गया अपना सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में बस इतना ही है कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, और उसका हमने डी अपॉन डी टी बराबर आ गया एल अपॉन 2m। ये टर्म कांस्टेंट है, मतलब डी अपॉन डी टी कांस्टेंट है, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, ये कांस्टेंट है। ये बात सही है, ठीक। अब है थर्ड लॉ। मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस क्या है इलिप्स में, ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा इलिप्स के लिए, ठीक है। और हमने जो पढ़ा था वो किसके लिए डराइव, किसके लिए किया था, ऑर्बिटल के लिए डराइव किया था हमने। ऑर्बिटल, जब ऑर्बिट कैसा था, सर्कुलर ऑर्बिट था, तो सर्कुलर ऑर्बिट था तो उस केस में क्या आया था रिजल्ट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या थी वहां पे, ऑर्बिटल रेडियस। तो ये वाला रिजल्ट कब आया था, ठीक है। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ द कैपलर्स लॉ, राइट। तो टी बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द कंप्लीट एलिप्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कवरिंग ऑफ एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। अब एरिया ऑफ कंप्लीट एलिप्स कितना आ जाएगा, पाई इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है एलिप्स के एरिया का। रेट ऑफ कंप्लीटिंग, रेट ऑफ कवरिंग एरिया हमने अभी डेराइव किया था एल अपॉन 2m। तो आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना, पाई ए वी एल अपॉन 2m रख के। Figure shows elliptical path ABCD of a planet around the sun as such that the area of triangle CSA, तो CSA कैसा बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसका जो एरिया है 1/4 एरिया ऑफ द इलिप्स with the DV has semi major axis,
and CA minor axis. If T1 is the time taken for the planet to go over path ABC, ABC जाने का टाइम है T1 and path over CDA is T2. तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये मतलब मेजर एक्सिस है ना, डीवी क्या हो गई मेजर एक्सिस और सीए क्या हो गई माइनर एक्सिस। करिए कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है कि T1 अपॉन T2 निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है ना। तो कैसे निकाले बताओ। तो बेसिकली हमें निकालना है T1 अपॉन T2, तो हमें निकालना है एरिया 1 अपॉन A2। मतलब T1 के केस में प्लैनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से चल के बी से होते हुए सी पे पहुंच रहा है। तो यहाँ तो कितना एरिया हो गया, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ये वाला एरिया हो गया A1, ये वाला एरिया हो गया A1, राइट। और फिर पार्टिकल सी से डी होते हुए ए पे आ गया, तो सी से डी होते हुए ए पे आ गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है A2। तो A1 अपॉन A2 निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे सोचो। देखो हमने इस देखा है कि डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट आता है, मतलब ए अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। अब हमें निकालना है T1 अपॉन T2, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2। बेसिकली आपको ये निकालना है, एरिया में निकालना है, एरिया का रेशो निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालें, हमें उसने निकालने के लिए हमें हिंट भी दे रखी है। हिंट कितनी दे रखी है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो पूरा एलिप्स है, उसका 1/4 एरिया है, राइट। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं हम। तो इस डायग्राम का अपन एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो मैं इस डायग्राम में मार्क कर देता हूँ कि क्या दे रखा है। तो ट्रायंगल सी ऐसे हमें दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका जो एरिया है वो कितना, टोटल एरिया का 1/4 है, ठीक है। अब हमें A1 A2 निकालने हैं। तो A1 क्या बताया था मैंने आपको, ये मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और जो प्लैनेट है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे इस तरीके से चलता जा रहा है प्लैनेट। तो ये जो मिलाने वाली लाइन है, ये जितना एरिया स्वीप कर रही है वो एरिया लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो टोटल एरिया ये वाला आ गया, इसमें ये ट्रायंगल भी है, उसके बाद ये हाफ एलिप्स भी है। तो अगर मैं A1 लिखना चाहूँ, एरिया A1, तो कितना हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ एलिप्स प्लस, इतना तो हो गया हाफ एरिया ऑफ एलिप्स प्लस ये 1/4 ट्रायंगल सी से। और ट्रायंगल सी से कितना है भाई, ट्रायंगल सी से कितना है 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/4 एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये तो आ गया A1, A1 का तो हो गया काम। अब हमें निकालना है A2। तो A2 कितना है, A2 ये है, देखो प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आया, तो ये जो लाइन है सन और प्लैनेट को मिलाने वाली, इसने जितना एरिया स्वीप किया तो वो है ये वाला एरिया। तो A2 में कितना लिख सकता हूँ, तो अगर ये टोटल हाफ एरिया होता, हाफ एरिया में से सी ऐसे ट्रायंगल का एरिया घटाना है, मतलब हाफ एरिया ऑफ एलिप्स, हाफ इनटू एरिया ऑफ एलिप्स माइनस ट्रायंगल सी एस ए।
तो 1/2 में से 1/4 गए तो कितना बचा? 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स, राइट। अब आपको निकालना है T1/T2, तो आप करोगे A1/A2, ऊपर आ जाएगा 3/4 इंटू एरिया ऑफ एलिप्स डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू एरिया ऑफ एलिप्स, कितना आ गया ये? 3। तो बेसिकली आंसर आ गया T1 बराबर 3T2, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। आया समझ? तो इस तरीके से, और ये अभी जेईई मेंस में हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखो कितना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बन गया, फ्री के नंबर आपको मिल गए। ठीक है, इस तरीके से कैपलर्स लॉ हो गया। अब अगला टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। मतलब आपने सुना होगा, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, इस तरीके से ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये उड़ रही है ऐसे हवा में, है ना। यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से, तो ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ का कितना पार्ट कवर कर सकती है, मतलब कितने जगह पर इसका रीजन है जहां पे इसका सिग्नल चले जाएगा जब सैटेलाइट यहाँ पे है तब। समझ में आया क्या पढ़ा हमने? मान लो कि ये जो अभी सैटेलाइट है ये यहाँ से h हाइट ऊपर है, ये इस तरीके से h हाइट ऊपर है, तो ये कुछ इतना एरिया कवर कर रही होगी। देखो इसके बाद जो सिग्नल जाएगा वो तो ऐसे निकल जाएगा ना, अर्थ तक तो पहुंचा ही नहीं। ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक इसका सिग्नल जा रहा होगा, इसके बाहर और सिग्नल जाएंगे वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, वो ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, इधर वाले ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। तो इतने रीजन में, मतलब इसको मैं इधर मिला दूं इस तरीके से, तो जो इतना रीजन आया है ये वाला रीजन, केवल इतने पार्ट में अर्थ की इतनी सरफेस पर इस इस सैटेलाइट से हम सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका सिग्नल ले सकते हैं इतने एरिया में। ठीक है, अर्थ है ये ध्यान रखना। ऐसे 3D शेप लो इसकी, केवल ऐसे वो शेप मत लो, इसका सर्कुलर शेप मत लो, 3D स्फेरिकल शेप लो। तो ऐसे ये इतना एरिया आ गया, तो ये एरिया निकालना है आपको, ब्रॉडकास्टिंग एरिया ऑफ ए सैटेलाइट, कि ये कितना एरिया कवर कर लिया, कितना एरिया कवर किया इस सैटेलाइट ने, इस सिग्नल को पहुंचाया, तो कितना एरिया यहाँ पे कवर हुआ। समझ गए? तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। नाम सुना है पहले आपने कभी सॉलिड एंगल? तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके ये पूरा, ये सरफेस ने जितना एरिया कवर किया है इस ब्रॉडकास्ट ने, इस, समझ में आया? ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई पिक्चर मूवी रिलीज हुई है, सैटेलाइट है यहाँ पे, लेकिन केवल कितने घरों में वो मूवी पहुंचेगी? जो पृथ्वी के इन हिस्सों में आते हैं केवल वहीं पे उनका सिग्नल पहुंच पाएगा, जो लगाते हैं ना हम ऊपर डिश, इतने पे नहीं पहुंच पाएगा वो। तो ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम सॉलिड एंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। देखो समझना, दो तरीके के एंगल होते हैं, अब इसकी बात अभी थोड़ी देर से करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्या निकालना है, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर से करते हैं। तो दो तरीके के एंगल होते हैं, प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल तो वही जो आप अब तक पढ़ते आए हो कि कैसे डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को, कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लो कि इस तरीके से ये और ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी रेडियस r है, ये वाला एंगल हमने थीटा बोला। प्लेन एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो एक प्लेन पे बन रहा है, एक प्लेन पे बन रहा है, और इसको हमने बोल दिया l, दैट इज आर्क। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, मतलब l अपॉन r हो गया है, राइट। ऐसे करते हैं ना प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ये एंगल तो आपने खूब सुना है, प्लेन एंगल, ये मत बोल देना ये नहीं सुना, है ना। ये सर्किल से ऐसे डिफाइन करते हैं ना, एक पूरे सर्किल के लिए
अगर पूरे सर्किल को कवर कर लें तो ये एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। कैसे, अगर हम पूरा एंगल देखना चाहें पूरा, तो ये पूरा आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो एक पूरे सर्किल के लिए आर्क हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन, राइट। तो मतलब होल सर्किल के लिए, ठीक है। तो आपने देखा गौर किया इसमें क्या होता है, ये वाली लेंथ आती है और रेडियस आती है, तो लेंथ अपॉन रेडियस होता है प्लेन एंगल। इसको प्लेन एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई सर्किल है और सर्किल में ये जो एंगल कवर हो रहा है ये प्लेन में बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गई प्लेन एंगल की बात, ये आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई और बात नहीं है। लेकिन अब आता है सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल क्या है वो ध्यान से सुने आप। तो जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था ना स्फेयर का, वैसे है कुछ वो। देखो ये क्या है, ये स्फेयर है, ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फेयर। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन एंगल को डिफाइन किया ना सर्कल बना के, वैसे ही ये सॉलिड एंगल भी डिफाइन होगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, स्फेयर। ये है सेंटर, और यहाँ पे सपोज मैंने इतना पार्ट ले लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने मिलाना है ये वाला पॉइंट इधर से, तो ये वाला पॉइंट मिलाऊंगा, और यहाँ से मिलाऊंगा ये वाला पॉइंट। दिख रहा है कुछ। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना, ये स्फेयर है, ध्यान रखना, ये कोई सर्किल नहीं है, ये क्या है, ये स्फेयर है। तो स्फेयर में जो यहाँ एंगल बना, वो एंगल यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, देखो, मतलब एक 3D में बनेगा। एक 3D में मैंने एक सर्कल जैसा कुछ बनाया, ये वाला एंगल। भाई पहले तो आप एंगल ऐसे नापते थे, ये थीटा, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल नाप रहे हैं हम, ये जो एक तरीके से कोन बना, इस कोन में अंदर ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल, 3D में जो एंगल बन रहा है। दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, ये जो 3D में एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, ये इस तरीके से, ऐसा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसको थीटा रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखो सेम है, अंतर कितना है, बस यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे स्फेयर है, यहाँ पे इस तरीके से आर्क काटा है हमने, यहाँ पे आर्क नहीं काटा, यहाँ पे हमने एक स्फेयर को काटा है, ये वाला स्फेयर को काटा है। यहाँ पे जो एंगल बना प्लेन में बना, यहाँ पे जो एंगल बना 3D बना, यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इस तरह ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, रेडियस हो गई इस स्फेयर की, ठीक। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ओमेगा बराबर, जैसे उसको क्या डिफाइन करते हैं, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क किसकी है, सर्किल की, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है ये होता है एरिया ऑफ द स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसकी, स्फेयर की रेडियस, ठीक है। और एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये स्फेयर का एरिया। तो ये तो हो गया बेस, इस तरीके से ये जो कवर हो रहा है एरिया इतना, समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई क्या। तो एरिया कौन सा, ये जो मैंने शेडेड किया है ये वाला एरिया, स्फीयर का ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन होता है ये सॉलिड एंगल। जैसे यहाँ पे सर्कल में आर्क की लेंथ लेते हैं, सर्किल की जितने पार्ट में थीटा बन रहा है उसकी लेंथ लेंगे डिवाइड बाय रेडियस, वैसे यहाँ पे जितने पार्ट में आपने ये एंगल बनाया है, जितना एंगल उतने पार्ट की आपको एरिया लेना पड़ेगा स्फीयर का डिवाइड बाय रेडियस। देखो कुछ डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे ये एरिया हमने लिया है, जैसे यहाँ पे ये एरिया लिया था ना मैंने, तो मैंने तो पूरा ले लिया, यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे जरूरत होना है कि एकदम एंड टू एंड टच होनी चाहिए, छोटा सा पार्ट लेता है पर वो डायग्राम बनाने में ऐसा अच्छा लगता है, एकदम 3D में बन रहा है। तो यहाँ देख लो, इन्होंने यहाँ पे कितना पार्ट काट लिया स्फीयर का, ये वाला पार्ट, तो अब देखा कि भाई यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बना ये कोन जैसा, ये गोल, ये पूरा 3D में, दिस इज सॉलिड एंगल। कैसे डिफाइन किया, तो जितना पार्ट कटा उसका एरिया, ये हो गया एरिया ऑफ द स्फीयर। दिख रहा है आपको यहाँ पे कर्व सरफेस दिख रही है, ऐसे कर्व है सरफेस,
ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ इस डायग्राम में मतलब एक सॉलिड एंगल, अच्छा इसकी यूनिट तो बताई नहीं मैंने, यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन, जैसे उसकी रेडियन होती है इसकी होती है स्टेरेडियन, एस आर से डिनोट करते हैं इसको, उसको आरएडी लिखते हैं, वैसे इसको लिखते हैं ऐसे। तो 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि अगर एरिया 1 हो, ये जो स्फेयर का एरिया है ये 1 लिया है और रेडियस भी 1 हो, तो मतलब वो स्टेरेडियन डेफिनेशन, वो कोई काम की नहीं है, बट हाँ इसे फील करने के लिए आप सॉलिड एंगल को फील करो। देखो एक और डायग्राम देखते हैं। देखो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कंपेयर किया हुआ है। तो प्लेन एंगल तो क्या है, इन दोनों लाइनों के बीच में, ये लाइन है ना, ये दोनों लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल, ये एंगल थीटा, ये प्लेन एंगल हो गया, ये लेंथ हो गई ds, तो डी थीटा बराबर हो गया ds अपॉन r, ये तो हो गया प्लेन। अब सॉलिड एंगल देखो, तो सॉलिड एंगल में देखो ये एक पार्ट काटा हुआ है स्फेयर का, है ना, तो इस स्फेयर का जो पार्ट काटा हुआ है उसका एरिया है dA, और यहाँ से ये जो रेडियस है r, तो ये जो एंगल बना है अंदर, देखो 3D में बना है, यहाँ पे देखो इसको इससे मिलाया, फिर इस कोने से मिलाया, फिर इस कोने से मिलाया, फिर इस कोने से मिलाया, तो ये अंदर जो एंगल बना दैट इज सॉलिड एंगल, और वो कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डीए अपॉन आर स्क्वायर। समझे? देखो एक और डायग्राम, इससे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बताया है प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल तो कुछ भी नहीं है, ये वाला जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज एंगल, ये डिफाइन करते हैं लेंथ ए बी डिवाइड बाय रेडियस, तो ये तो प्लेन एंगल हो गया। लेकिन सॉलिड एंगल क्या है, देखो जैसे यहाँ सेंटर है कहीं, वहां पे इस तरीके से ये इतना पार्ट काटा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, सॉलिड एंगल का मतलब एक तरीके से ये हो जाएगा कि ये जो कौन सा पार्ट इसमें से निकला है, इसका अगर हमें एंगल डिफाइन करना है, ये वाला एंगल, तो ऐसे अगर एंगल डिफाइन किया प्लेन में, तो ये नहीं बता पाएंगे कि कितना बड़ा है, कितना इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन टाइप क्या निकल रहा है ना। तो इसके लिए डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन रेडियस। एरिया कौन सा, ये जो आपको ऊपर जो एक कर्व सरफेस दिख रही है जिसको मैंने रेड रेड किया है, इसका तो आपको एरिया लिखना है, और ये जो सेंटर से यहाँ तक की लेंथ दिखी है दैट इज रेडियस, ये आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल ए अपॉन आर। आप समझ गए, आप तो समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा रेडियस अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको लिख देता हूँ एरिया ए, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ गए? कि एक और डायग्राम, इससे कुछ क्लियर हुआ? तो जैसे यहाँ से हमने इतने पार्ट, ये तो हो गया एरिया, ये जो सर्कुलर स्फेरिकल सा सरफेसेस का एरिया, और ये जो अंदर आपको शेप बनाई हुई है दैट इज बताया हुआ है, ये है ओमेगा सॉलिड एंगल। ठीक, और ये रेडियस आर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आज फिर इसका यूज हम कल देखते हैं, अब टाइम हो गया तो कल देखते हैं हम। सॉलिड एंगल समझ में आया ना, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसका यूज करके कैसे हम ब्रॉडकास्टिंग एरिया निकालेंगे। अब तो समझ रहे हैं आपको धीरे धीरे कि ये एरिया निकालना है बेसिकली, तो कैसे हम सॉलिड एंगल का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब आपको चमक रहा है वैसे, बट प्रॉपर कैलकुलेशन हम अगली क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लगाएं इसके, है ना।